इसके पहले हम लोगों ने ट्यून एम्पलीफायर सीखा था। ट्यून मतलब होता है सिलेक्शन और एम्पलीफिकेशन, यानी इसमें एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट होगी और उसको एम्पलीफाई किया जाएगा। अनलाइक जो पिछला एम्पलीफायर था वो केवल ऑडियो रेंज की फ्रीक्वेंसी को ही एम्पलीफाई करता था बस। अब यहाँ क्या है कि हमने रेजोनेंस कंडीशन ली। रेजोनेंस कंडीशन में हम रिएक्टेंस इक्वल रखते हैं कैपेसिटर का और इंडक्टर का। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ओमेगा सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा एल करते हैं, तो इससे हमें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मिल जाता है। और ये जो सर्किट लगी है इसको ट्यूनर सर्किट, रेजोनेंट सर्किट या टैंक सर्किट बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसमें ट्यूनिंग कितने प्रकार की होती है। एक सीरीज हो सकती है, एक पैरेलल हो सकती है। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की अगर बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी ये रेजोनेंस हमने बना ली 1/2π LC। अब ये जो बैंडविड्थ जितना बन के आएगा एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी जब प्लॉट करेंगे, जैसे मान लो किसी का बहुत ज़्यादा आ गया तो उसका जब हम फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ निकालेंगे, अगर गेन ऐसे पीक ज़्यादा ऊपर गया है तो हम ये पाएंगे कि ये जो बैंडविड्थ है वो छोटी हो जाएगी। यानी अगर नैरो बैंडविड्थ है तो यानी बैंडविड्थ की साइज नैरो है और फ्रीक्वेंसी हाई है, तो क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर बेटर होगा। ठीक, अ, उसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन था इसके लिए, एलसी के लिए। एलसी के लिए जो रेजोनेंस इम्पीडेंस होता है, अब ये जो पैरेलल वाला है, ठीक, पैरेलल के लिए चलो एक रेजोनेंस निकाल लेते हैं सर्किट का कैसे आएगा। तो मान लो ये एल है और ये सी है। इसका इम्पीडेंस Z1 होगा, इसका इम्पीडेंस Z2 होगा। ठीक, तो टोटल इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, 1/Z इज इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2। तो जेड इक्वेलेंट क्या आ जाएगा, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। और अगर मैं इसका बात करूं तो इसके पास अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा क्योंकि ये कॉयल है। तो इसका जो इम्पीडेंस आएगा Z1 इक्वल टू R प्लस J⍵L आ जाएगा। और इस कैपेसिटर का आ जाएगा, चलो हम ले लेते हैं J⍵C। ठीक है, इसका इम्पीडेंस। तो जब हम इसका जेड इक्विवेलेंट निकालेंगे तो Z1 इंटू Z2 करेंगे तो R प्लस J⍵L इंटू Z2 इंटू Z2, Z2 क्या है, J⍵C। ठीक, डिवाइडेड बाई, अब अरे इसका कैपेसिटर वाले का 1/J⍵C होता है ना, तो Z2 हो जाएगा 1/J। तो 1/J को हम -J लिख सकते हैं ना, 1/J⍵C। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/J⍵C। ठीक, इसके बाद नीचे हम लिखेंगे Z1 प्लस Z2। तो Z1 है R प्लस J⍵L और माइनस J अपॉन ⍵C। हमको पता है XC इज इक्वल टू XL एट रेजोनेंस। ठीक है, एट रेजोनेंस क्या होता है, XC XL के इक्वल होता है। तो XC XL के इक्वल होता है तो उस केस में क्या होगा, ये वाला पार्ट XL लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट -XC लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमको मिलेगा R प्लस J⍵L इंटू 1/J⍵C डिवाइडेड बाई R। तो अब यहाँ R बहुत छोटा है J⍵L के मुकाबले, तो हम यहाँ अप्रोक्सीमेशन कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा J⍵L में। तो R अप्रोक्सीमेट करके हमने हटा दिया, J कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा L/CR। ये पैरेलल के लिए रेजोनेंस का फॉर्मूला आ गया, L/CR।
अब क्वालिटी फैक्टर की बात करता हूँ। क्वालिटी फैक्टर मतलब जो एजम्पशन हम यहाँ लेके चल रहे थे कॉयल का रेजिस्टेंस, तो कॉयल के रेजिस्टेंस पे ही हम कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, क्योंकि वैसे भी इस चीज़ का क्या रेजिस्टेंस मानेंगे हम, मतलब यहाँ बीच में एम्प्टी है तो ये केवल कैपेसिटेंस मान के चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एल वाले की। तो एल वाले में हमें सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है, क्योंकि एक कॉयल होती है और कॉयल में अपना रेजिस्टेंस हो ही जाता है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा कि पहली चीज़ तो जितना बढ़िया शार्पनेस होगी रेजोनेंस की, शार्पनेस मतलब ये कर्व कितना स्मूथ है, तो जितनी अच्छी शार्पनेस होगी उतना अच्छा क्वालिटी फैक्टर होगा। तो शार्पनेस के लिए रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल अगर कम होगी तो हमें कर्व बहुत अच्छा मिलेगा और ऑसिलेशन अच्छे से भी हो पाएगा। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कॉयल जो है वो कम होना चाहिए, तो हम लिखेंगे क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। मतलब ये कि एक्सएल जो है एक्सएल जो है ज़्यादा होना चाहिए और जो आर हमने लिखा है वो कम होना चाहिए, वही जो स्मॉल आर पीछे वाले में आया था। तो इसको चाहे जो बोलिए आप, चाहे स्मॉल आर बोलिए चाहे कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक्सएल अपॉन आर 2 पाई एफ आर इंटू एल डिवाइडेड बाई आर। ठीक, ये हो जाता है क्वालिटी फैक्टर। अब आर जितना कम होगा उतना बेटर हमको क्या कहते हैं ऑसिलेशन मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करेगा, ऑसिलेशन को घटाने की कोशिश करेगा, तो इसी वजह से ट्यूनिंग अच्छी होगी, रेजोनेंस अच्छा होगा अगर आर कम हुआ तो। फिर सिंगल ट्यून्ड दो हमने टाइप पढ़े थे एम्पलीफायर के। सिंगल ट्यून्ड में यहाँ एक ही ट्यूनिंग है, एक ही टैंक सर्किट लगी है और बाकी एम्पलीफायर सेम है। उसके बाद हमने डबल ट्यून्ड पढ़ा था। डबल ट्यून्ड में देखो यहाँ 2 बार ट्यूनिंग हो गई और आउटपुट इस बार हम यहाँ पर ले रहे हैं। पहले आउटपुट कहाँ ले रहे थे, कलेक्टर पर ले रहे थे। नेक्स्ट केस में हम आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं। ठीक, और सबसे बड़ी बात ये, इससे हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं, इससे हम कलेक्टर करंट कंट्रोल कर रहे हैं, और कलेक्टर करंट कंट्रोल होने की वजह से हमारा आउटपुट वगैरह सब कुछ कंट्रोल हो जा रहा है। फिर डबल ट्यून एम्पलीफायर, अच्छा एक चीज़ और हमें समझना होगा, अगर हम किसी एम्पलीफायर की बात करें तो इसका एक आउटपुट इम्पीडेंस होता है और इनपुट इम्पीडेंस होता है। ठीक, आउटपुट इम्पीडेंस को हम बोल देते हैं जेड ओ और इनपुट इम्पीडेंस को बोल देते हैं जेड इनपुट। ठीक, तो जो वोल्टेज गेन होगा ए वी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, पहले तो करंट गेन होता है आई सी अपॉन आई आई बी। ठीक है, तो आई आउट अपॉन आई इनपुट होता है हमारा करंट गेन इनटू, अगर हम एक काम करें ऊपर आउटपुट करंट अपॉन इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस से